प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। रेट ऑफ सोल्यूशन कितना है आपके 1000 डी के बराबर, माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट करोगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है x इंटू एम के बराबर, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, लास्ट आप फॉर्मूला लिखो। मोलैलिटी में क्या क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर है, x के बराबर है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू 1000 डी माइनस x इंटू जो उसकी मोलर मास रहा। ठीक है, अभी किसमें आपका लिखा हुआ वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में लिखा हुआ है। ये मैं कैसे पता चला ग्राम में आया, क्योंकि डेंसिटी आपकी ग्राम में, ग्राम पर एमएल में, तो आपने वॉल्यूम अगर एमएल में रखा है तो दैट मीन्स डेंसिटी आपकी किस वेट किस में आएगा, ग्राम में आएगा। ये ग्राम में है, होना किस में चाहिए, किलोग्राम में, यानी 10 की पावर -3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, यानी क्या आता है 1000 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1000 डी माइनस एक्स इंटू। ठीक है, ये आपका फाइनल फॉर्मूला बनता है। इसका आपको कहीं यूज नहीं है मोल्स ऑफ सॉल्यूट का। सर हर जगह एप्लीकेबल है सर, इसकी लिमिटेशंस तो नहीं है? इसकी लिमिटेशंस नहीं, डन हो गया। ठीक है, अब लास्ट में जो आपका फॉर्मूला है सिर्फ आप लैंग्वेज फॉर्म में अगर आप लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो। थोड़ी देर रुकिए जैसे, हाँ ठीक है, रुको, इससे मैंने मिटाया नहीं पूरा। लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, मोलैलिटी इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाई 1000 डी, डी में तो डेंसिटी, माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास। तो जो आपका नीचे वेरिएबल्स में है इसी को मैंने नाम लिख दिए सारे। हो गया सर, डन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका हेडिंग है आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं चाई से, इसको चाई नाम देते हैं, चाई, सी चाई। ठीक है, नहीं लिया जाए तो एक्स नाम ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये हमेशा किसी एक मिक्सचर के लिए डिफाइन होगा। ठीक, तो ऐसे लगता है मूल फ्रैक्शन, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक, अगर मैं कहूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसके नंबर ऑफ मोल्स, जिसका यहाँ मोल फ्रैक्शन लिखना होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रहेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
अगर इसी टाइप से x ऑफ सॉल्वेंट हम लिखना चाहें, दैट मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब आप दोनों के एक बार देखो तो आपको क्या दिख रहा है कि दोनों को अगर मोल फ्रैक्शन हम ऐड करें तो किसके बराबर आएगा, एंड दैट मीन्स x ऑफ सॉल्यूट प्लस x ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, हमेशा 1 के बराबर आती है। और ये जितने भी अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन है, सपोज हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का मिक्सचर है, a b c d 4 का मिक्सचर है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ a अगर आप लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, यानी Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd। ऐसे x ऑफ b अगर आप लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, c लिखेंगे दैट इज Nc डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और d के लिखेंगे तो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ d डिवाइडेड बाय Nt। अगर आप चारों को कम करेंगे, ठीक है, दैट मीन्स XA प्लस XB प्लस XC प्लस D that is equal to 1। चलिए नोट कर लिया सबने। अब यहाँ से एक और अगर हम रेशियो निकालना चाहें कि अगर हमारे पास कोई बाइनरी मिक्सचर है, तो नाम याद रखिएगा बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है कि आपके पास दो, एक मिक्सचर में दो ही चीजें हैं। जैसे बाइनरी में 2 डिजिट होती है 0 1, तो जब भी आपका बाइनरी मिक्सचर लिखा होगा दैट मीन्स आपके पास दो ही चीजें, एक सॉल्यूट होगा दूसरा सॉल्वेंट होगा। सपोज कि आपके पास कोई बाइनरी मिक्सचर है, इन्हीं दोनों में से हमने ले लिया, तो अगर पूछेगा दोनों के मोल फ्रैक्शन का रेशियो किसके बराबर आएगा, तो यहाँ से एक चीज और हम निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इन जनरल फॉर्म में आप यूज करते करते याद हो जाएगा। चलिए एक सवाल लिखिए, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ aqueous solution of 0.2 स्क्रीन से बाहर जा रहा है आपकी। अच्छा, स्क्रीन से बाहर जा रहा है, चलिए मैं नीचे कर देता हूँ। ऐसे लिख लीजिए, if mole fraction of NaOH is equal to 0.2, then calculate molality of solution। ठीक है, जब कुछ नहीं कहेगा तो सॉल्वेंट को आप वाटर कंसीडर करके लेके चलोगे। चलिए इसका आंसर बताइए।
चलिए निकालते हैं इसको। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH आपको कितना गिवन है 0.2, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा 0.8। अगर दोनों का मोल फ्रैक्शन का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O किसके बराबर आएगा 1:4 के। दैट मीन्स दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसका मतलब 1:4 की रेशियो में है, तो हम इसी को मोल कंसीडर कर लेते हैं। दैट मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर है 1 मोल के बराबर है। 1 मोल NaOH है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर है ये किसके बराबर 4 मोल के बराबर है। तो 4 मोल H2O के मतलब कितना हुआ 4 × 18 दैट इज 72 ग्राम। ठीक है, हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में मोलैलिटी पूछा है यानी छोटा m पूछा है। तो छोटा m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 72 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ दैट इज किलोग्राम। यानी आपका आंसर क्या आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 72 4 250 18 125 9 यानी आंसर क्या है 125 डिवाइडेड बाय 9 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, आप ऐसे भी सपोज कर सकते थे देखिए नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के x हो गए तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 4x कर सकते थे, तब भी आंसर ये आता है क्योंकि आपको यहाँ 1x करना पड़ता है यहाँ 72x करना पड़ता है, x कट जाता आपका आंसर आता। ठीक है, क्या हुआ? चलिए बेटा सबका हो गया, नोट कर लिया सबने, आगे चलें। ठीक है, आपका लास्ट कंसंट्रेशन टर्म आता है पार्ट्स पर मिलियन। वैसे स्मॉल फ्रैक्शन का यूज हम लोग ढेर सारा करेंगे गैसेस स्टेट में, वहां पे इसका दुनिया भर का यूज आएगा। नेक्स्ट हमारा पार्ट है 7th लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज आपका ppm पार्ट पर मिलियन या फिर पार्ट पर बिलियन। तो नेक्स्ट आपका लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है ppm दैट इज पार्ट पर मिलियन। और दूसरा या फिर अगर ये लिखा होता है ppb दैट इज पार्ट पर बिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10⁶ और बिलियन का मतलब होता है 10⁹ ठीक है, ppm का फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या होता है ppm इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁶। ठीक है, बाई वर्ड इसका मीनिंग क्या होता है कि ppm हमने यूज क्यों किया कंसंट्रेशन टर्म के लिए, ये तब यूज होता है जैसे आपके घर में जो आरओ लगा हुआ है तो आप क्या कहते हो कि इसमें TDS की वैल्यू कितनी है 150। तो इन 150 का अगर आप यूनिट देखोगे तो वो बोलते हैं 150 ppm है। मतलब ये है कि आपके जब किसी हाई कंसंट्रेशन मतलब हाई वैल्यू ऑफ टर्म में एक छोटी सी क्वांटिटी डिजोल्व हो, मतलब टंकी भर पानी है आपके पास 500 लीटर का, उसमें आपने 2 ग्राम सॉलिड को डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आप निकालोगे तो टंकी भर पानी 2 ग्राम, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो, वैसे पॉइंट में आएगा डिवाइड बाय 500 लीटर और कर दोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो हम उसको किसमें कैलकुलेट करते हैं ppm में कैलकुलेट करते हैं कि कंसंट्रेशन की टर्म क्या हो, छोटी वैल्यू के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है,
जब यही आपका पीपीबी रहता है तो दैट मीन्स 10⁹ ग्राम ऑफ सोल्यूशन आता है। इसको हम दूसरे टाइप से ऐसे भी मेजर कर सकते हैं, जैसे आपने एक मौसम विभाग वाले ने चैनल में देखा होगा, थोड़ा बहुत अब देख लेना कि मौसम विभाग वाले चलाते रहते हैं कि PM 2.5 का लेवल 400 से ऊपर हो गया, 300 से ऊपर हो गया, आदमी मरे जा रहे हैं, तो लेकिन हमें क्या दिखता है कि आदमी आराम से घूम रहा है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, ये जो यूनिट लिखी होती है ये पीपीएम की यूनिट होती है। मतलब ये है कि अगर हम किसी एरिया में, ठीक है, 10 लीटर या 10⁶ लीटर एयर कलेक्ट करते हैं तो उसमें 410 लीटर हमें क्या मिलेगा, पॉल्यूटेंट मिलेगा। PM 2.5 का मतलब होता है ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स जिनका रेडियस या फिर जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोन से कम हो। PM का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर। तो जब भी पॉल्यूशन मेजर करते हैं तो हम ये चीज ध्यान रखते हैं कि ऐसे मैटर जिनका आई थिंक रेडियस है 2.5 माइक्रोन से कम होता है, रेडियस या डायमीटर जो भी 2.5 माइक्रोमीटर से कम हो, उसे हम कहते हैं PM 2.5। इनका लेवल बढ़ने का मतलब ये है कि आपकी किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम अगर हम किसी जगह पे स्पेसिफाई कर लें, तो अगर 10⁶ लीटर हमने वॉल्यूम लिया उस गैस का, तो उसमें 400 लीटर हमारे पास क्या है, पॉल्यूटेंट है। अब आपको लगेगा 10⁶ में 400 मतलब इतना ज्यादा कैसे? तो ज्यादा ऐसे होता है कि रोज आप सांस लेने जाओगे, दिन में कई बार सांस लोगे, ये छोटा वाला जो पार्टिकुलर मैटर होता है आपके नाक के रास्ते घुसता है, लंग्स को क्रॉस कर जाता है। लंग्स को क्रॉस करने से क्या होता है, लंग्स में जो छोटे छोटे ऐसे टिप्स से अंगूर के गिच्छे से होल बने होते हैं, ठीक है, जिससे आपका ऑक्सीजन बॉडी में आता है या फिर जो दबता है जिसको स्पंज जैसा आप समझते हो, तो ये उसको क्रॉस करने के बाद आपके ब्लड में डिजोल्व हो जाते हैं। एक दूसरा नाम, हाँ ये एलोवेली जो भी है, PM इक्वल टू, एक और दूसरा होता है PM 10, ठीक है, इनका रेडियस 10 माइक्रोन से कम होता है। ये क्या होता है, ये आते हैं तो लंग्स में उसमें उसी छोटे छोटे छेद में फंस जाते हैं। तो 10 वाले से क्या होता है, आपके लंग्स खराब होते हैं, लेकिन जब वही पॉल्यूटेंट पार्टिकल आपके बॉडी के ब्लड में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपको कैंसर के लिए कॉज करते हैं। ठीक है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम कम करेंगे और आपको कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल वो पार्टिकल होते हैं। ठीक है, दिन में इतनी बार सांस लोगे तो ये 410 बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, दिवाली वाली के टाइम पे तो दिल्ली में तो पूछिए मत क्या हाल होता है, आंख जलने लग जाती है। ठीक, तो वहाँ हम ये सब जनरली चीजें यूज करते हैं पीपीएम कंसंट्रेशन की। कुछ एक दो जगह और आप बहुत जनरल सुनोगे, एक होता है हार्डनेस ऑफ वाटर, उसको भी हम किससे मेजर करते हैं, पीपीएम में। और एक आपका जनरली आप सुनोगे कि जैसे पानी में आपको ये पता है ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, ठीक है, H2O में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है तभी तो मछली सांस लेती है। तो पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसको भी हम पीपीएम में मेजर करते हैं क्योंकि वो अमाउंट बहुत कम होता है। ठीक, तो बस आप इतना समझिए कि किसी भी 10⁶ पार्ट में जितने पार्ट आपका सोल्यूट रहेगा वही हमारा पीपीएम हुआ। चलिए नोट कर लिया सबने, फिर आगे कुछ एक क्वेश्चन लिख दूं आपको इसके लिए। चलिए आपसे क्या कहा, 1.5 मोलर NaOH solution having density equal to 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, इसकी कैलकुलेट कंसंट्रेशन, आपको कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन टर्म इन पीपीएम।
चलिए सॉल्व कर लिया सब लोगों ने। फाइव इंटू 10⁴, ठीक है। चलिए 1.5 मोलर NaOH है, मैंने सपोज कर लिया 1 लीटर सोल्यूशन मैंने लिया है, तो 1 लीटर सोल्यूशन में ये कितने मोल है, दैट मीन्स मोल्स ऑफ NaOH किसके बराबर आएंगे, 1.5 मोल के बराबर, ठीक है। डेंसिटी आपको 1.2 ग्राम दे रखी है, दैट मीन्स वेट ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर आएगा, 1200 ग्राम के बराबर। वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है, 1200 ग्राम। 1.5 मोल का मतलब क्या हुआ, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 40, दैट इज 60 ग्राम क्या हुआ, वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया। डिवाइड कर दीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 60 ग्राम डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना 1200 मल्टीप्लाई बाई 10⁶, 0 उड़ा दिया, 6 दूनी 12, 20 यानी 100 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 20, 20 25 100, दैट इज 5 इंटू 10⁴ ppm, ठीक है। इसके बारे में और भी हम भी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। रेडॉक्स वाले में जब हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ेंगे ना, तब आपका बढ़िया यूटिलाइजेशन इसका आएगा। हेलो सर। हाँ जी। सर मैं ये समझ में नहीं आया, आपने मोल कैसे निकाल लिए? नाम क्या है आपका? सर मैं प्रशांत नाम है सर। क्या नाम, ऋषभ? मुझे प्रशांत। अच्छा प्रशांत नाम है, यस सर। ठीक है। मैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल लिए, आप यस सर। इससे पहले पूरे लेक्चर में थे? यस सर। तो उससे आपने ऐसा कुछ नहीं देखा कि मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया और उससे नंबर ऑफ मोल्स सीधा कैसे लिखता हूँ? यस सर, मैंने जो आपने पिछले लेक्चर, उससे पिछले लेक्चर में एक बार देखा था ऐसा, पर मैं सिर्फ आपसे उस समय पूछ नहीं पाया। अरे पूछना चाहिए, जो चीज जहाँ हो जाए वहां पे। देखो मैंने क्या कहा था कि टाइम मैंने आपको समझाया हुआ कि यहाँ पे मैंने 1 लीटर सोल्यूशन कंसीडर किया है। उस टाइम मैंने कहा था कि आप एक, मैंने परसेंटेज W/W से जब परसेंटेज W/V कैलकुलेशन था तब भी मैंने 100 ग्राम दिया था, या फिर जब मैं मोलरिटी से मोलरिटी कन्वर्ट करा रहा था तब भी मैंने 1000 ml वॉल्यूम दिया था। तो मैंने आपसे कहा था ना कि आपको जिसको समझ में नहीं आया वो आप वो चीजें पूछा करो वहीं पे। अब वहीं पूछे होते तो अच्छे से समझ आ जाता। देखिए मैं यहाँ दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, जब हम मोलरिटी वाली टर्म यूज करते हैं तो हम अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग, मतलब जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो हम बाय डेफिनेशन जो लिखा होता है हम उसको ले लेते हैं। उसको लेने से क्या फायदा होता है कि एक हमारे पास अमाउंट फिक्स हो जाता है और हमें एक अच्छी सी वैल्यू मिलती है कैलकुलेशन के लिए। जैसे जब भी हमें परसेंटेज W/W या W/V दिया होता है तो हम वेट ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लेते हैं, 100 ml, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या होती है 100 ml। आप यहाँ x कंसीडर करके कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती, फिर आपको उस हिसाब से कैलकुलेशन बदलना पड़ता। मैंने वॉल्यूम क्या ले लिया, 1 लीटर। 1 लीटर लेने से क्या होता है कि जो मोलरिटी है ये नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, 1 लीटर में। तो जब ये 1 हो गया तो ये हटा दो, तो मोलरिटी की वैल्यू सीधा किसके बराबर आ गई, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर आ गई। तो आप कोई भी अमाउंट लोगे अगर वॉल्यूम का, अगर आपने 2 लीटर लिया होता ना तो कुछ और थोड़ा बदल के आंसर आता, लेकिन फाइनल में आपका यही आंसर आता। रीजन क्या है कि मैंने आपको एक बार ये एग्जांपल पहले भी बताया था कि अगर आपके पास एक बकेट भर के सॉल्यूशन कोई हमने बना दिया, ठीक है, तो आप उसमें से 1 चम्मच चाहे पानी लोगे, चाहे गिलास भर के लो, चाहे बाल्टी भर के लो, आपकी कंसंट्रेशन की टर्म कांस्टेंट आएगी, ठीक है। तो हम वॉल्यूम क्या करते हैं, जो डेफिनेशन में लिखी होती है ना उसी डेफिनेशन वाली वॉल्यूम को कंसीडर कर लेते हैं। तो जब परसेंटेज W/V की बात आती है, W/W की आती है, तो हम जब डेफिनेशन लिखा था तो हमने क्या लिखा था, 100 ग्राम में, 100 ml में। तो वहां पे हम वेट ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या लेते हैं, 100 ग्राम ले लेते हैं और 100 ml ले लेते हैं। जब मोलरिटी की बात आती है तो हमने क्या लिखा था, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड तरीके से हमने 1 लीटर सपोज कर लिया कि 1 लीटर था हमारे पास, तो यानी मोलरिटी किसके बराबर होगी, सीधे नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। तो 1 लीटर मैंने सपोज किया था, तो जो मोलरिटी की वैल्यू थी वही नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगी। ओके सर, ओके, नाउ क्लियर सर। ठीक है।
बेटा ऐसी सब चीजें ना ध्यान रखा करो। वही अगर आपने पूछा होता तो मैं आपको 2 वेरिएबल लेकर के सॉल्व करके दिखाता, तो वो आपको ज्यादा क्लियरिटी उसी पर्टिकुलर टाइम पे हो जाती। उस टाइम मैं 2 वॉल्यूम कंसीडर करके सॉल्व करके बताता कि हाँ क्या क्या होता है इसके साथ में। ठीक है, तो जो जहाँ पे डाउट हो वहीं पूछ लिया करो, आपको भी अच्छा रहेगा, मुझे भी पता होता है ना कि हाँ डाउट्स है, तो मैं तैयार रहता हूँ कि 2-3 टाइप की क्या क्या चीजें लेके बतानी है। चलिए ठीक है, अब आगे चले। देखो ये 6-7 कंसिडरेशन की जो भी टर्म्स हमने पढ़ी हैं, तो 3-4 टर्म अब आगे नहीं आने वाले, जैसे परसेंटेज W/V, W/W, V/V। ठीक, उनका जितना पढ़ा है वही यूटिलाइजेशन आएगा आपका। यूटिलाइजेशन किसका आएगा फिर आगे? मोल फ्रैक्शन का आएगा, मोलैलिटी का भी बहुत ज्यादा नहीं आएगा। और हम स्पेशली एक टॉपिक को इसमें पढ़ेंगे, वो है मोलैलिटी को, उसको और डिटेल में पढ़ते हैं। तो हेडिंग लिखिए एप्लीकेशन ऑफ मोलैलिटी, इसको हम ठीक से यही पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर रेडॉक्स में भी ये आएगा घूम करके, रेडॉक्स में और सॉल्यूशन चैप्टर में 12th में, 11th के रेडॉक्स में और 12th में सॉल्यूशन चैप्टर में। तो मोल कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं नहीं आता है, या तो आता है तो एक सवाल आता है, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन हर जगह होता है। सबसे पहला है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन इन द सेंस का मतलब क्या है कि हमारे पास सपोज एक M1 मोलरिटी का और V1 वॉल्यूम का एक सोल्यूशन था, हमारे पास पहले था, मतलब एक ग्लास भर के हमने किसी मोलरिटी M1 मोलरिटी का और V1 वॉल्यूम का ले रखा था। गिलास में जगह थी, किसी ने क्या किया और पानी मिला दिया, और पानी क्या हो सकता है? सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट में एक स्पेसिफिक क्या कर सकते हैं हम? वाटर कर सकते हैं। इससे डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब बेसिकली ये नहीं होता है कि आप पानी मिलाओ, डाइल्यूशन का मतलब होता है कि आप सॉल्वेंट ऐड करो। तो जितना ज्यादा सॉल्वेंट ऐड करोगे, ठीक है, तो सॉल्वेंट ऐड करने का मतलब आपने वॉल्यूम बदल दिया, तो वॉल्यूम बदल दिया तो उसी हिसाब से मोलरिटी बदल जाएगी। ठीक, अब इसमें कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं बदली है, अपने से कोई बताएगा? सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। परफेक्ट, बहुत अच्छे। इसमें क्या नहीं बदला है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको अगर मैं N1 कह दूं, ये किसके बराबर आएगा? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, और अगर मैं इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या कह दूं? N2 के बराबर, तो वो किसके बराबर आएगा? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर। दोनों केस में क्या है? आपने सॉल्वेंट ऐड किया, सॉल्यूट नहीं ऐड किया है, यानी सॉल्वेंट, सॉल्यूट का अमाउंट नहीं बदला है, अमाउंट किसका बदला है? सॉल्वेंट का। दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों में सेम रहेंगे। इसका मतलब है N1 इक्वल टू N2 है, दैट मीन्स M1V1 इक्वल टू M2। हेलो, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं एम वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल। ओके। चलिए नोट कर लिया क्वेश्चन दो इस पे। Question: calculate the volume of water added. Calculate the volume of water added such that concentration of 0.2 molar and 20 ml HCl solution become 0.01 मोलर। ठीक है,
तो सब लोग होश हवास में आंसर देना पहली बार, जल्दीबाजी मत करना। WTER वाटर। चलिए बताइए, आंसर बताइए। तो डर ही गए यार। आंसर तो बताओ कुछ। अरे नहीं काटूंगा, चिंता मत करो, बताओ आंसर बताओ। 180। बेटा विपुल 180 कैसे? 180 लिखा है? अच्छा 380। आंसर कितना है सर? क्या हुआ? आंसर कितना है सर? जो लोगों के आ रहा है 380 ml। देखिए 4 से जिसने आंसर दिया उसका आंसर गलत है। रीजन ये है, देखिए अभी मन निकालते हैं। M1V1 बराबर M2V2 ये करना है, तो आपका 0.2 मोलर है, 20 ml है। M2 कितना है? 0.01 मोलर है, और V2 आपका ये भी किस में आएगा? आंसर ml में ही आएगा, क्योंकि आपने यहाँ वाला वॉल्यूम ml में लिया हुआ है, तो अपने आप उधर वाला वॉल्यूम ml में आ जाएगा आंसर में। अगर इसको लीटर में लिया होता तो इधर वाला वॉल्यूम अपने आप लीटर में आंसर आता। तो इसका मल्टीप्लाई करो 4 डिवाइडेड बाई 0.01, यानी आंसर क्या है? 400 ml V2 की वैल्यू। और जिसने 400 टिक किया उसका सवाल आंसर गलत हो गया, क्योंकि आपसे ये पूछा है कि कितना वॉल्यूम हमें ऐड करना है। तो 20 ml तो बेटा हमारे पास पहले से था। फाइनल वॉल्यूम किसके बराबर है? 400 के बराबर है, यानी ऐड हमने कितना किया? तो एडेड वाटर की वैल्यू क्या आएगी? 380 ml के बराबर। ठीक है, तो इसको मिटा दो। नेक्स्ट आपका है 29.2% वेट बाय वेट stock solution of HCl, stock solution of HCl, high weight density equal to 1.25 gram per ml. Calculate the volume of stock solution required to prepare 200 ml 0.4 molar HCl solution.
20 ml। चलिए समझते क्या है। हमारे पास एक सोल्यूशन है पहले से, ठीक है, जिसका हमने 20% वेट बाय वेट दिया, लेकिन ठीक है जो भी दिया, हमें कंसंट्रेशन की टर्म दिए, इसमें से कुछ अमाउंट हमने मान लिया VmL हमने लिया है, हमारे पास बड़ा सा स्टॉक था, उसमें से VmL ले लिया हमने। इस VmL में हमने वाटर और ऐड किया, तो फाइनल सोल्यूशन हमने कितना बना दिया, 0.4 मोलर का और 200 ml का। तो एक चीज ध्यान रखिए कि हम परसेंटेज W/W में इस कन्वर्जन को डील कर नहीं सकते, तो अगर हम इस स्टॉक की मोलरिटी बता दें या फिर इस सोल्यूशन की मोलरिटी बता दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो स्टॉक की मोलरिटी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, 29.2 परसेंटेज W/W मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू D डिवाइडेड बाय मोलर मास। डेंसिटी आपको कितना गिवन है, 1.25। मोलर मास कितना होगा, क्या है, HCl है, 36.5, दैट इज इक्वल टू M1। ठीक है, यानी M1 इंटू V इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, 0.4 इंटू 200 के बराबर आना चाहिए। M1 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, 29.2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1.25 100 हो जाएगा। V इक्वल टू 0.4 इंटू, कैसा 100 हो जाएगा, अरे जो आपकी वैल्यू है 29.2 इंटू 10 सर, ये 100 हो जाएगा। उसके बाद सर आंसर आएगा 0.8, सर 20 गलत है सर, 0.8 होगा आंसर। 0.8 नहीं, 8 ml आंसर दे रहा है। मेरा 0.8 नो से मैं तो 0.8 ही आ रहा है। ठीक है, देखता हूँ, एक मिनट रुकिए। थ्री 65 12.5 C 29 चल चलिए, अगर यहाँ से वॉल्यूम हम लिखते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाया, ये पॉइंट उठ के यहाँ कर दिया, यानी वॉल्यूम इसके बराबर आएगा 200 इंटू 4, यहाँ लिखता हूँ, वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, 200 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 36.5 डिवाइडेड बाई 29.2 मल्टीप्लाई 10 इंटू 12.5। ये पॉइंट दोनों जगह से हटा दो। सर आप आप अपने कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं सर कैलकुलेशन। क्या हो गया, जो आपने 29.2 इधर के लिए, अपना इधर के लिए थोड़ा 29.2 इंटू 10 इंटू 1.25, तो उसका सिंपली 100 हो जाएगा। इजी हो जाती है सर क्वेश्चन। लोग आ गया 100/12.5। सर 0.8 आ रहा है। 100 को 12.5 से डिवाइड करोगे तो 0.8 कैसे आएगा, 8 ही आएगा। सर आपका मुझे तक तो गलती लग रही है सर, 0.8 ही आ रहा है सर, मैंने तो बहुत चेक कर लिया। दोबारा चेक कर लो, मेरा आंसर सही है। चलिए, मोलरिटी का दूसरा एप्लीकेशन हम लिखते हैं, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग।
6 नोट कर लिया सबने, आगे लिखूं नेक्स्ट आपका। तो सेकेंड आपका एप्लीकेशन है मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग में क्या होगा कि एक हमारे पास M1 सोल्यूशन है मोलर का, V1 सोल्यूशन है, एक की मोलरिटी M2 है, दूसरी की मोलरिटी V2 है। अगर हम दोनों को फाइनल जोड़ देते हैं तो फाइनल एक सोल्यूशन बनता है जिसकी मोलरिटी M और वॉल्यूम क्या हो जाता है V के बराबर। तो V फाइनल यानी V की वैल्यू किसके बराबर आती है, V1 प्लस V2 इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन। तो हम अभी आइडियल सोल्यूशन ही लेंगे, हमको नॉन आइडियल लेने की जरूरत नहीं है। नॉन आइडियल जहाँ लेंगे वहां आपका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन लिखा होगा, उसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट थिंग आप एक चीज यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो मोलरिटी होती है फाइनल, वो जो हमने मोलरिटी लिखी है इनका एल्जेब्रिक सम नहीं होता है। एल्जेब्रिक सम होने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि आपके पास एक 2 मोलर का सॉल्यूशन है, इसमें आप 4 मोलर का सॉल्यूशन मिक्स कर दीजिए ताकि फाइनल मोलरिटी 6 मोलर के बराबर हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। इसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक सम। जैसे आपका डेंसिटी की टर्म होती है वो भी एल्जेब्रिक सम नहीं होती है। मतलब अगर आपके पास कोई 1 ग्राम पर ml डेंसिटी का एक सॉल्यूशन है, इसमें आप 2 ग्राम पर ml डेंसिटी का सॉल्यूशन एक मिला दीजिए तो फाइनल डेंसिटी 3 ग्राम पर ml नहीं होती है। ठीक है, तो मोलरिटी और डेंसिटी जो है वो आपस में एल्जेब्रिक सम नहीं होते हैं उनका। तो आप दोनों में खोजो ऐसी कौन सी चीज है जिसका सम आप कर सकते हो। ठीक, तो आंसर है नंबर ऑफ मोल्स। पहले में जितने नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, दूसरे में जितने नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, फाइनल में दोनों को मिला के उतने ही रहेंगे। यानी फर्स्ट में जितने नंबर ऑफ मोल्स N1 है, सेकंड में जितने नंबर ऑफ मोल्स N2 है, फाइनल में नंबर ऑफ मोल्स बराबर N है। तो N की वैल्यू किसके बराबर आती है, N1 प्लस N2 के। ठीक, लेकिन एक और केस होता है, तो हम लोग पहला सब केस लिखेंगे, सब केस फर्स्ट। आप इसको मत लिखो अभी, सब केस फर्स्ट हम ये लिखते हैं, केस फर्स्ट लिखो, मोलरिटी ऑफ नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर, मतलब आपस में एक दूसरे से रिएक्शन ना करें। जैसे हमने लिखा 10 ml 0.2 मोलर HCl प्लस 20 ml 0.1 मोलर HCl। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट तो करेंगे नहीं, तो इस केस में फाइनल नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, N1 प्लस N2 के बराबर होती है, क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 10 इंटू 0.2 प्लस सेकेंड के मिली मोल्स कितने हैं, 20 इंटू 0.1। फाइनली नंबर ऑफ मोल्स कितने में बराबर हो जाएंगे, तो मोलरिटी हमें पता नहीं, M मान ली, लेकिन वॉल्यूम हमें पता है कितना, 10 इसका मिला है, 20 इसका मिला है, टोटल वॉल्यूम कितना होगा 30 ml का। ये देखिए सब जगह हमने क्या लिया है, ml वाली टर्म हमेशा रखी है। यहाँ भी ml मिलेगा आपको, यहाँ भी ml मिलेगा और यहाँ भी ml मिलेगा, तो तीनों यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जनरली हम जब वॉल्यूम ml में लेते हैं और मोलरिटी मोलरिटी में ही रहती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, मिलीमोल्स कहते हैं। तो ये आपका मिलीमोल ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, ये आपका मिलीमोल ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, दैट इज इक्वल टू मिलीमोल ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। अब यहाँ से मोलरिटी कैलकुलेट करो, 10 इंटू 0.2 कितना हो गया 2, प्लस 20 इंटू 0.1 कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाई 30, दैट इज इक्वल टू न्यू मोलरिटी, यानी 4/30 आंसर है, 2/15। इसी को आप फॉर्मूले के टर्म में अगर आप लिखना चाहोगे तो आपका इस टाइप से लिखा हुआ है, फाइनल मोलरिटी इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2।
चलिए नोट कर लिया। ठीक, दूसरा केस लेते हैं, अगर रिएक्टिव मिक्सचर होता है तब क्या करते हैं। ठीक है, सेकेंड वाले केस में क्या है कि अगर रिएक्टिव मिक्सचर हो, रिएक्टिव मिक्सचर आप जनरली कोई बहुत बड़ा रिएक्शन वाला सॉल्यूशन क्वेश्चन नहीं पढ़ते, हम सिंपली एसिड बेस वाला पढ़ते हैं कि एक एसिड हो जाए दूसरा बेस हो जाए। जैसे इसी सेम क्वेश्चन में आपसे मोलिलिटी निकालने के लिए कहा जाए तो केस सेकेंड हमने क्या लिखा, मोलिलिटी ऑफ रिएक्टिव मिक्सचर, मोलिलिटी ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर। जैसे हमने क्या लिया 0.2 मोलर 100 ml HCl प्लस 0.3 मोलर 50 ml NaOH। अभी भी दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आपके ऐड अप होंगे, लेकिन दूसरे तरीके से होंगे। ऐड अप होने का मतलब सब्ट्रैक्ट होंगे। रिएक्शन लिखोगे तो क्या आएगा, HCl प्लस NaOH रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएंगे, NaCl प्लस H2O। ठीक है, 2 into 100 ml का मतलब कितना हुआ, HCl के 20 मिलीमोल हुए, NaOH के कितने हुए 50 into 3 यानी 15 मिलीमोल हुए। ठीक है, दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, NaOH। तो आपके पास ये खत्म हो गया, ये क्या हो गया 0। ये कितना बचा, 20 में से 1:1 का रेशियो जा रहा है, तो अगर 15 गया तो ये भी 15 खर्च होगा, यानी बचा कितना रह गया 5 मिलीमोल। तो 5 मिलीमोल बचा है, ये फॉर्मेशन कितना हुआ NaCl का, NaCl फॉर्म कितना हुआ आपका 15 मिलीमोल। ठीक है, अब आपको सॉल्यूशन की मोलरिटी बतानी है। तो जब तक आपसे क्वेश्चन में नहीं कहेगा तब तक आप सॉल्ट की मोलरिटी नहीं कंसीडर करोगे, मतलब सॉल्ट के नंबर ऑफ मोल्स नहीं कंसीडर करोगे। तो आपको जब इस टाइप के रिएक्टिंग मिक्सचर के लिए मोलरिटी पूछेगा तो जो बचा रहेगा आप उसकी मोलरिटी बताओगे केवल, बस, चाहे एसिड बच जाए चाहे बेस बच जाए। अगर कंप्लीटली रिएक्ट हो जाता, मतलब 20 ये भी रहता 20 ये भी हो जाता, ठीक, तो आपका न्यूट्रल होता, तो आपसे सॉल्ट की कंसंट्रेशन वो पूछता। अभी नहीं पूछ रहा है, अभी आपसे क्या पूछा है कि जब दोनों को मिक्सअप किया तो फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, तो जो बचा है उसकी आप मोलरिटी बताओगे, सॉल्ट के बारे में कोई कमेंट नहीं करोगे। ठीक, हमारे पास फाइनल मोलरिटी बतानी है, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कितने बचे हैं हमारे पास, 5 मिलीमोल केवल बचे हैं। तो 5 मिलीमोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ml इसका लिया था, 50 ml इसका लिया था, टोटल कितना हो गया 150 ml। तो कितना है 1/30 मोलर। यानी हमने क्या किया, m इक्वल टू m1v1 माइनस m2v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ठीक है, m1v1 क्या रहेगा, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा रहेंगे आप उसको m1 मान लेना, m1v1। ठीक है, क्योंकि वो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। तो m1v1 आप किसको मानना, जो भी वैल्यू ज्यादा रहेगी उसको आप m1v1, m2v2 किसको मानना, जिसकी वैल्यू कम रहेगी। इससे फर्क नहीं पड़ता एसिड की ज्यादा है या बेस की ज्यादा है। चलिए नोट कर लिया सबने, आगे चले। ठीक है, थर्ड क्या होता है, जब आपसे सॉल्ट की कंसंट्रेशन पूछता है, मैं भी वो भी अभी यही बता देता हूँ। सॉल्ट की कंसंट्रेशन पूछेगा तो आपको क्या करना है। तो तीसरा होता है आपका एक मोलरिटी ऑफ आयंस, वो एग्जैक्टली सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी पूछ सकता है आपसे, उससे जो आयन फ्री होंगे उनकी भी कंसंट्रेशन पूछ सकता है। रीजन क्या है, NaCl को पानी में डालोगे तो NaCl रहेगा ही नहीं, वो Na प्लस में भग जाएगा और Cl माइनस अलग भग जाएगा। ठीक है, तो इसी में तीसरा आपका क्या है, मोलरिटी ऑफ आयन। ठीक है, जैसे NaCl है आपके पास,
अगर मैंने सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ 0.1 मोलर 20 ml NaCl लिया हुआ है, ऐसा मुझसे पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, जबकि आप जब भी आपका टाइप से ब्रैकेट लगा के पूछे ना, तो इसका मतलब आपसे मोलरिटी पूछना चाहता है। तो इसको हम टर्म क्या रीड करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो कंसंट्रेशन की 7 टर्म पड़ी है, लेकिन जब भी कंसंट्रेशन का नाम आएगा इसका मतलब मोलरिटी का नाम आने वाला है। ठीक है, तो हम इसे पढ़ते क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का मतलब मोलरिटी ऑफ Cl माइनस। जैसे अमेरिका का मतलब यूएसए होता है, ठीक है, वैसे ही कंसंट्रेशन में मोलरिटी बहुत महान आदमी है, पावरफुल आदमी है। तो जब भी कंसंट्रेशन की बात आएगी तो मोलरिटी को ही हम पकड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए NaCl है। NaCl क्या होगा कि आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग वीक कैसे होता है, अभी आपका मोल का मैटर नहीं है, आयनिक में यही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी आपको जो भी इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा, मतलब ऐसे जो भी सॉल्ट मिलेगा, आप उसको मान लीजिएगा पानी में डालते ही कंप्लीट ब्रेक हो जाएगा। ये किसमें टूटेगा, Na+ और Cl माइनस, यहाँ आगे एक्वस लिखा होता है। ठीक है, ये NaCl सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। ठीक, तो यहाँ जितने नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे सारे के सारे इसमें डिसोशिएट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मिली मोल बताओगे आप इसके, तो मिली मोल कितने आएंगे, 20 ml into 0.1 दैट इज 2 मिली मोल। अब ये इसके पास कुछ नहीं बचा, सारा का सारा ब्रेक हो गया, तो ये भी कितना हो गया, 2 मिली मोल हो गया, और ये भी कितना होगा, 2 मिली मोल हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस पूछा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस किसके बराबर होता है, 2 मिली मोल हो गया। वॉल्यूम कितना है, अभी भी 20 ml ही है, वॉल्यूम थोड़ी बदला है, यानी कितना है आपका 0.1। तो जब भी आपका कुछ इस टाइप का सिंगल आयोनाइजेबल सॉल्ट रहेगा, ठीक है, तो जब भी इस टाइप से सिंगल आयोनाइजेबल सॉल्ट रहेगा तो एक टर्म आप लिख सकते हो कि जितना आपका मोलरिटी है, यानी 0.1 मोलर है सॉल्यूशन, ये जब डिसोशिएट होगा तो फाइनल में 0.1 मोलर बनाएगा और बाद में भी वहां पे भी 0.1 मोलर। ये कैसे फिजिबल हो गया इसको समझिए कि हम 0.1 मोलर अगर ये है तो उसको 0.1 सीधा कैसे लिख सकते हैं। ये फिजिबल ऐसे हुआ है कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अभी इस केस में क्या हुआ है, ये हमारा कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। देखो हमने कुछ भी पानी दाना कुछ नहीं मिलाया है, मतलब अलग से सोल्यूशन कुछ नहीं मिला कर बनाया, मैंने सिंपल एक NaCl लिया था, फिक्स वॉल्यूम का, फिक्स मोलरिटी का। तो वॉल्यूम अगर हमने नहीं बदला है, दैट मीन्स मोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, n के है। तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स बदलेंगे उसी के अकॉर्डिंग मोलरिटी आपकी बदल जाएगी। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इसलिए ये पॉसिबल हो पाया है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर एक और एग्जांपल समझाता हूँ आपको। चलिए इधर नोट कर लिया, माइक किसका चालू है बंद करो। चलिए नोट कर लिया ना सबने। ठीक है, एक और टर्म अगर हम लेते हैं, सपोज एक मैंने लिया BaCl2, BaCl2 अगर मैंने लिया, मैं कह रहा हूँ BaCl2 मैंने लिया 0.3 मोलर और 100 ml सोल्यूशन। इसका मुझसे पूछा कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस कितना आएगा। चलिए शुरू हो जाते हैं। तो मैंने क्या बताया था, BaCl2 को डिसोशिएट करो, किस में जाएगा, Ba+2+2Cl माइनस में। ठीक, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 100 into 0.3 यानी 30 मिली मोल है। आप बिना सोचे समझे उसको ब्रेक कर दो, कितना है, 30 मिली मोल है ये, और ये कितना आएगा, 60 मिली मोल आएगा। तो जल्दीबाजी में गलत मत कर देना बस। ठीक है, तो अगर आपसे कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस पूछता है तो टोटल मिली मोल कितने हैं, 60, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, 100, आंसर क्या है, 0.6 मोलर। अगर कंसंट्रेशन ऑफ Ba+2 आपसे पूछता है तो मोल्स कितने आए, 30 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.3 मोलर। आप इसी को दूसरे टाइप से कैसे लिख सकते थे, मैंने क्या कहा, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, हमने कुछ बाहर से मिलाया नहीं है,
शुरू हो जाओ कि 0.3 मोलर हमारे पास ये था, ठीक, टूटेगा तो ये भी हमारा क्या बनेगा 0.3 मोलर बनेगा, क्योंकि 1 से 1 बन रहा है और ये 1 से ये कितना बन रहा है 2 बन रहा है, मतलब ये जब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा 0.6 मोलर बनेगा, क्योंकि 2 टाइम्स हो रहा है, सीधा आंसर आ जाएगा। तो जब भी हम बाहर से कुछ लेन देन नहीं करेंगे तो मतलब वॉल्यूम हम कांस्टेंट रखेंगे, तब इस टाइप से मैनिपुलेशन पॉसिबल है। सर 60/100 में सर 100 कैसे हमने लेट किया है, फिर मतलब कि 100 पूरा टोटल मिला के है? बेटा 100 टोटल ही वॉल्यूम है, हमने कुछ अलग से थोड़ी मिलाया इसमें। ओके सर। चलिए, ये था सिंपल कि जब हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो। अगर हमको एक एग्जांपल दे, इसमें 2 इलेक्ट्रोलाइट एक साथ आते हैं, जैसे मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दिया 0.2 मोलर 100 ml BaCl2 प्लस 0.1 मोलर 50 ml NaCl। अब आपसे क्वेश्चन में पूछता है कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Ba+2, इन तीनों की आपको कंसंट्रेशन बतानी है। तो आप क्या करो, सबको तोड़ दो, जैसे जो आपने पढ़ा है वो अप्लाई करो। BaCl2 है, Ba+2 Cl माइनस, यहाँ NaCl है, तो NaCl को आप जोड़ोगे तो Na प्लस Cl माइनस। यहाँ पे देखो 100 ml यहाँ से लिया है, 50 ml यहाँ लिया है, मतलब अलग अलग सोल्यूशन हमने मिक्सअप किया, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है आपका, जब मिलाया है तब कुछ और था, फाइनल कुछ और है। तो इसका मतलब हम डील किस में करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में। इसके कितने मिलीमोल है, 20 मिलीमोल है, ठीक है। इसको ब्रेक करोगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 20 मिलीमोल हो जाएगा। Cl माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 40 मिलीमोल हो जाएगा। NaCl हमारे पास कितना है, 5 मिलीमोल है, ठीक है। इसको ब्रेक करोगे Na प्लस कितना बनेगा, 5 मिलीमोल बनेगा, एंड Cl माइनस कितना बनेगा, 5 मिलीमोल बनेगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है, ये सबका सब एक ही सॉल्यूशन में हो रहा है, अलग अलग नहीं है। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस लिखने की बारी है तो बेटा टोटल नंबर ऑफ Cl माइनस के कितने मोल है, Cl माइनस से कितने मोल लिखोगे आप, अरे बता लो। फोर्टी फाइव, ठीक है, क्योंकि Cl माइनस ये 40 इससे जनरेट हुआ है, 5 उससे जनरेट हुआ, लेकिन है तो एक ही सोल्यूशन हुआ ना, है तो एक ही करके आदमी ना, ठीक है। तो वो खेलने में 50 रुपये बंटवारा वाला हिसाब मत कर लेना, तुम दोनों भाई 25-25 हो गए, तो यहाँ सब अलग अलग ही चलता है, ठीक। यहाँ हर व्यक्ति, हेलो सर, 5 मिली मोल कैसा आया? 5 में नहीं आएगा सर, ये 10 आएगा सर। कैसे 10 आएगा सर? आपने ऊपर 0.1 मोलर लिख रखा है ना? हाँ सर, तो उसका इंटू 100 अच्छा करेंगे ना। ठीक है सर, ठीक है, वो 50 ml नहीं देगा सर, ठीक है। चलिए, Cl माइनस कितना हुआ, टोटल 45 हुआ। अब टोटल वॉल्यूम के सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, 100 ml यहाँ से लिया है और 50 ml यहाँ लिया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 150 ml। तो 5 9 45, 5 30, 3 3 का 9, 3 ढाई में 30, यानी कितना है 3/10 मोलर किसका सोल्यूशन आया, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आया। अगर अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ Ba+2 की, तो Ba+2 टोटल कितने मिलीमोल है, तो 20 मिलीमोल है, वहां से हमें कुछ मिला नहीं है, तो यहीं से बस मिला है, तो 20 मिलीमोल Ba+2 है, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, वही है, वही का मतलब V1 + V2, 0 से 0 उड़ गया, कितना है 2/15 मोलर है। अब बात करते हैं अगर कंसंट्रेशन ऑफ Na+ की, तो टोटल मिलीमोल कितने, 5 / 150,
उड़ा दिया, कितना बचा 1/30 मोलर। चलिए डन, नोट कर लिया सब लोगों ने। ठीक है, आपकी कंसंट्रेशन की सारी टर्म्स पूरी हो गई और थ्योरेटिकल पार्ट पूरे हो गए सारे के सारे। अब कुछ एक दो न्यूमेरिकल लेते हैं। अब आप शीट पूरी अटेम्प्ट कर सकते हो एक साथ। जब भी डिस्कशन होगा तो ध्यान रखना, मेंस एडवांस सब डिस्कस कर दूंगा, तो अपनी तरफ से तैयार मान के चलना कंप्लीट। जब भी डिस्कशन की क्लास लगेगी सब पूरा करके आना। खत्म हो गया क्यों और चलाऊं क्या? ना परसों सोचा था, क्या सोच रहा था? परसों टेस्ट है ना, हाँ, 30 चैप्टर आपका टॉपिक पूरा हो गया। उसे और कॉन्सेप्ट आएगा ना, वो तो नहीं आएगा स्ट्रक्चर। नहीं नहीं, वो नहीं है, सिंबल कॉन्सेप्ट ही आएगा। सर पेपर आपने बनाया है? हाँ बनाया तो मैंने ही है, कि मैंने सवाल ज्यादा ध्यान से नहीं देखे क्या क्या है, अभी देखूंगा। चलिए कुछ एक सवाल आप कुछ एक क्वेश्चन देता हूँ, आप करो। व्हाट वॉल्यूम ऑफ व्हाट वॉल्यूम इन ml of 0.2 molar H2SO4 should be mixed with the 40 ml of should be mixed with the 40 ml of 0.1 molar NaOH solution such that the resulting solution has a concentration of H2SO4 as the concentration of H2SO4 is 0.1 molar। चलिए सॉल्व कीजिए, जादू कीजिए। अच्छा, आपकी तो फिर क्लास होगी, चलिए एक क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेता हूँ।
CML बेटा आप थोड़ा सा आगे निकल गए, वो थोड़ा सा आपको जन्नत जाना तो थोड़ा सा आप आगे निकल गए, ज्यादा बॉम्ब बांध लिया। नहीं आया तो थोड़ा सा घुटने पे जोर लगाओ, थोड़ा सा लगाओ, आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा मैं जोर लगवाता हूँ, अभी आपकी दूसरी क्लास में पता चले इसी में रह जाओ। जाता हूँ, आप रिएक्शन लिखिए कंप्लीटली। H2SO4 plus NaOH it gives H2 plus Na2SO4। एक चीज आपको पता है, कभी गलती से सुना होगा बचपन में, ठीक है, कि H2SO4 दोनों H+ देता है। हाँ 60 है, मेरा आंसर सही है कि H2SO4 दोनों H+ डोनेट करते हैं। ठीक है, तो दोनों दिया था, रिएक्शन बैलेंस कर दिए, 2 भाई साहब लग गए, तो 2 लग गए तो 0.2 मोलर है। सोल्यूशन इसका वॉल्यूम हमको दिया नहीं हुआ है, यानी 0.2 इंटू मान लिया मैंने VmL था, इनके नंबर ऑफ मिलीमोल्स हो गए, और 40 ml 0.1 मोलर NaOH है, तो 40 ml 0.1 यानी 0.1 डिवाइड कितना आया आपके पास, 4 मिलीमोल आया। अब जो फाइनल सोल्यूशन में क्या कहा है, बचा है H2SO4 बचा है। ठीक, इसका मतलब NaOH खत्म हो लिया होगा, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये इनकी जिंदगी पूरी हो गई, इनको आप 0 कर दो। ठीक है, तो अगर इसके 2 मोल रिएक्ट किए हैं तो इसके कितने लगेंगे, 1 मोल लगेंगे, यानी ये कितना बचा रहेगा 0.2 इंटू VmL, इसके पास पहले नंबर ऑफ मोल थे, इसका हमने खर्चा कितना किया 4, तो इसका कितना खर्चा हुआ होगा 2। ठीक है, तो H2SO4 के हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल गए जो फाइनल सोल्यूशन में बचे हुए हैं। अब शुरू हो जाओ, हमें फाइनल अगर नंबर ऑफ मोल्स पता है, यानी 0.2 मल्टीप्लाई बाई V माइनस 2 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, तो 40 ml वो लिया था, VmL ये लिया था, 40 प्लस V दैट इज इक्वल टू 0.1। नहीं समझ में आया अगर, तो भगवान के नाम की 2 अगरबत्ती लगाना, मोल कॉन्सेप्ट को भी अगरबत्ती लगाना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर अगर मोल की एक और लगती है तो फिर मैं आपको कुछ और भी पढ़ा दूंगा, थोड़ा और कुछ और पोर्शन है, बाकी अदरवाइज मोल कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो चुका है, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा थोड़ा। ठीक है, चलिए ओके डन, थैंक यू।